जब जंगल और ज़मीन की बात होती है तो बरबस आदिवासी याद आते हैं। आदिवासी हैं कौन? इस धरती के हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज। प्रकृति, जंगल, पहाड़, पानी के संरक्षक। अगर प्रकृति से नाता रखने वाले भोले भाले आदिवासियों का मर्म संवेदनाएं इतनी अधिक हैं कि वे वृक्षों तक को अपना देवता मानते हैं, अपनी परंपराओं में जीते हैं और बाहरी दुनिया से मतलब नहीं रखते, तो ऐसी क्या वजहें हैं जिनके चलते वे हथियार उठा लेते हैं, हिंसक बन जाते हैं और बाहरी दुनिया और विकसित समाज को देखने पर एक ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जिनमें सभ्य लोग उन्हें आक्रांता की तरह दिखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं अजय सिंह राणा की पुस्तक मैं भी भारत के साथ उपस्थित हूं। जल, जंगल और जमीन को केंद्र में रखकर यह उपन्यास लिखा गया है। अजय सिंह राणा जो है हरियाणा के युवा कवि, कथाकार, उपन्यासकार हैं। उनकी कहानियाँ, उनकी कृतियाँ पुरस्कृत हो चुकी हैं हरियाणा साहित्य अकादमी से भी, चंडीगढ़ साहित्य अकादमी से भी। पढ़ाई लिखाई इनकी हरियाणा में हुई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इग्नू और पंजाब विश्वविद्यालय से। 4 विषयों में भूगोल, शिक्षा शास्त्र, हिंदी साहित्य और मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर किया है इन्होंने। बीएड की डिग्री ली है। आपदा प्रबंधन में भी डिप्लोमा है, लेकिन इनका मन जो है वह लेखन में लगातार रमता रहा है। खाली घरों दे, तेरे नाम इश्क उपन्यास में भी भारत से पहले प्रकाशित हो चुके हैं। दरअसल अजय सिंह राणा की जो लेखनी है वह भारत और भारतीयता को उन क्रांतिकारियों के सपनों के साथ जोड़ती है जिनके मन में मनुष्यता का विकास सबसे पहले रहा है। इस पुस्तक के पहले पन्नों पर भगत सिंह का उल्लेख किया है अजय सिंह राणा ने और चे गुवेरा का उल्लेख किया है और निश्चित रूप से इस उपन्यास में मैं भी भारत में वे उस परिदृश्य को ढूंढने की, तलाशने की कोशिश करते हैं और उस संवेदना को उजागर करने की कोशिश करते हैं जो आदिवासी समुदाय के अपने हकों से, अपने बुनियादी हकों से जुड़ी हुई है। भारत में सभी लोग जानते हैं कि नक्सलवाद की समस्या एक बड़े इलाके में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में लगातार उनका प्रभाव रहा है। यहाँ तक कि अर्बन नक्सल उन लोगों को कहा जाता है जो लोग किसी न किसी रूप में सरकार की, सत्ता की, व्यवस्था की आलोचना करते हैं मनुष्यता के हक में। आखिर क्या वजह है कि यह समाज अपने ही वर्ग को अपना विरोधी मानता है? दूसरी तरफ नक्सलवाद या नक्सलवादी हिंसा का सहारा लेकर क्रांति की बात करते हैं और अपने अधिकार की बात करते हैं और विकास की हर उस धारा को जो जंगल से होकर गुजरती है उसका विरोध करते हैं। यह उपन्यास दरअसल अपने आप में उसी दौर की बात करता है। पहला अध्याय जो है बहती नदी का हिस्सा से शुरू होता है और इसकी शुरुआत ही एक हिंसक घटना से होती है कि कुल्हाड़ी से खून अभी रिस रिस कर जमीन पर टपक रहा था। वह थक कर नदी के किनारे बैठ गया। वह बहुत देर से जंगल में भटक रहा था। उसने पास बहती नदी के पानी को देखा। यहाँ से प्राकृतिक शुरुआत होती है और लौह अयस्क, यूरेनियम की खदानों और मिलों तक फैले गंदले नाले
मतलब विकास किस तरह से प्रकृति के चरित्र को, स्वरूप को नष्ट कर रहा है, वहाँ के जनजीवन को नष्ट कर रहा है, और उस जनजीवन के नष्ट होने में किस तरह से वहाँ का रहवासी उग्र हो रहा है। यहाँ से यह बात शुरू होती है। बारिश है, उसमें जंगल का पानी है, जंगल की खामोशी है, और जंगल का जो अंधाधुंध कटाई है खनिजों पदार्थों की खोज में, जो एक तरफ लोगों को जो उनको खोद रहे हैं, ज़मीन खोद रहे हैं, अयस्क निकाल रहे हैं, लौह निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, उनको लगातार अमीर से अमीरतम करती जा रही है। दूसरी तरफ जो वहाँ के रहवासी हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। वहाँ से ये शुरू करते हैं और आग के दरिया का मुंह धरती की ओर। पर आगे बढ़ते हुए वे आदिवासी परिवारों की सोच को लेकर, उनके मन में विचार और विमर्श को लेकर, अपने को बचाने के उनके संघर्ष को लेकर यह कहानी आगे बढ़ती है। इसमें बुद्ध राय शरण और विरंची नारायण जो पात्र हैं, उनके मार्फत एक तरह का पूरा बितान आदिवासी समुदाय का है। इस बीच प्रेम भी आता है, जमींदार भी आते हैं, पुलिस भी आती है, सरकार भी आती है, कोलकाता का बाजार भी आता है, प्रकृति का पूरा समुद्र का गर्जन भी आता है, प्रकृति का सौंदर्य भी आता है, पैसे की महिमा भी आती है, नशे का कारोबार जो है वह भी आता है, ठेकेदार भी आता है, और किस तरह से सक्षम वर्ग आदिवासी समुदाय की बहू बेटियों पर अपनी नज़र रखता है, और उसके लिए किस तरह का षड्यंत्र चलता है। जमींदार जो है किस तरह से दमन का प्रतीक है, साहूकार किस तरह से उस दमन का सबसे बड़ा पुर्जा है, और सरकार किस तरह से उनकी पक्षधर है। कावेरी जो नायिका है वह किस तरह से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। धनेश्वर जैसे पात्र भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन दरअसल यह कहानी किसी एक जंगल की, किसी एक आदिवासी की, किसी एक आदिवासी पात्र की नहीं है। जब इसके पात्र कोलकाता जाते हैं, उनमें से पढ़ लिख कर कुछ लोग महानगरों में जाते हैं, तो वह अपनी कहानी को, अपनी ज़मीन को, अपने जंगल को, अपनी जड़ को किस तरह से तलाशते हैं, और किस तरह से जानवरों से भी बदतर अपनी ज़मीन के प्रति निष्ठा रखने के बावजूद आदिवासियों को का दमन करने की कोशिश होती है। उनके आंदोलन को किस तरह से नक्सलवादी करार दिया जाता है, जबकि उनके मन में जो उनकी लाचारी है, जो उनकी बतौर व्यक्ति उनका जो अधिकार है, उसको कुचले जाने की जो कोशिश है, वह इस उपन्यास के हर पन्ने पर दिखाई पड़ता है। इस बात के लिए, के लेखन के लिए अजय सिंह राणा निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक बड़े बितान को, एक बड़े फलक को बहुत ही रोचक ढंग से, औपन्यासिक ढंग से सामने रखा है, जो बिना कोई नारा दिए उस वर्ग की बात करता है, उस आंदोलन की बात करता है, जिस पर निश्चित रूप से मानवीय ढंग से विचार किया जाना चाहिए। अजय सिंह राणा के उपन्यास में भी भारत, जल, जंगल और ज़मीन का मूल्य जो है 350 रुपये है। इसे नोशन प्रेस ने के द्वारा एक्सप्रेस पब्लिशिंग ने प्रकाशित किया है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ इसीलिए आपके पास पहुंचता हूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।